नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां मैं आप सभी को क्लास 10th की एसएसटी यानी कि सोशल साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत ये आपका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसका आपका लास्ट चैप्टर था, जिसका मैंने पार्ट 1 आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ये आपका पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैंने आपको कई पार्ट 1 के अंदर जो भी इस चैप्टर के कह सकता हूँ आधे से ज्यादा चीजें या फिर इस चैप्टर का जो बेस होता है उसको मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप उसको देख सकते हैं, जिसके बाद ये वाला जो पार्ट 2 है ये आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आपको कह सकता हूँ कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए और फिर आप पार्ट 2 को देखिएगा, ये आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके एसएसटी में जो 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला आपका हिस्ट्री आता है, उसमें टोटल 5 चैप्टर थे और इसके बाद लास्ट में आपको मैपिंग पढ़ना पड़ेगा। तो मैपिंग मैं आपको बाद में करा दूंगा, पहले मैं चैप्टर सारे कंप्लीट करूंगा। तो ये इसका हिस्ट्री का कह सकता हूँ जो चैप्टर नंबर 5 है, तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे कई सारी चीजों को मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो पिछले चैप्टर्स के जितने भी कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको थ्योरी कह सकता हूँ, एक प्रकार से स्टोरी कह सकता हूँ, जो भी था मैंने आपको सारी चीजों को बता दिया। और बाकी इस चैप्टर को भी मैं आज पूरे तरीके से कंप्लीट करके फिर आपके जियोग्राफी को स्टार्ट करूंगा। तो याद रखिए, चीजें जितनी पढ़ाई जाती हैं उसी से आपके एग्जाम में सारी चीजें आ जाएंगी। और आपको अपने एग्जाम में बेहतर करना है तो आपको जो भी इसके अंदर चीजें बताई जा रही हैं आपको उसको ध्यान देना है। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि आपका ये चैप्टर नंबर 5 है और इसका ये पार्ट 2 है। जैसा कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि इसके अंदर मैंने जो भी हेडिंग्स रखी हैं वो आपकी कह सकता हूं कि एनसीईआरटी को देखते हुए रखा गया है। साथ में भले ही एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहे, लेकिन सारी चीजें इसमें आपका एनसीईआरटी का ही आएगा। तो एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें हम इसको इस हेडिंग के थ्रू इन सबके क्या करूंगा, कवर कर लूंगा। और याद रखिए, जो भी इसमें चीजें आपको मैं बता रहा हूं वो सब आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है, बस उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो कि कह सकता हूँ प्रिंटिंग का काम कर रहा, छपाई का काम कर रहा, और इसी को हमने यहाँ पे मुद्रण के नाम से देखा। ये भी एक प्रकार की मशीन है जो कि छपाई का कार्य करती है। तो ये चीजें आपको पहले ही मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि मुद्रण कला की उत्पत्ति और विकास, यानी कि जो प्रिंटिंग का कार्य हुआ वो किस प्रकार से आपका आगे बढ़ता है, किस प्रकार से चीजें होती हैं। जहां पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया था कि मुद्रण कला में यानी कि प्रिंटिंग का जो सबसे पहले जो कह सकता हूं कि कार्य हुआ, प्रिंटिंग का सबसे पहले काम होना स्टार्ट हुआ वो वुडन ब्लॉक पे हुआ था, यानी लकड़ी के तख्ते पे चीजें हाथ से डिजाइन की जाती थी। उसके बाद उस पे स्याही लगा करके जब हम कागज को उस पे लगाते थे, और कागज भी कैसा होता था, एकॉर्डियन शैली के अनुसार। अब एकॉर्डियन शैली क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब हम उस पे कागज को लगाते थे तो होता क्या था वहां पे कि आपकी जो छपाई होती थी वो कागज पे पूरी तरीके से छप जाता था वुडन ब्लॉक की हेल्प से। उस प्रकार से 594 ईस्वी में सबसे पहले चीन के अंदर ये चीजें होना स्टार्ट हुई। इसके बाद आपने देखा कि चीन से बौद्ध प्रचारक क्या करते हैं, जापान जाते हैं और वहां पे वो बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए क्या करते हैं, इन प्रिंटों का वहां पे, इन मुद्रण का वहां पे इस्तेमाल करते हैं। फिर चीजें कोरिया से होती हुई कह सकता हूं, इसके बाद मतलब पहले चीन, फिर जापान, फिर कोरिया, यानी कि सबसे पहले छपाई का जो कार्य स्टार्ट हुआ वो आपका कब हुआ था, कहां पे वो हुआ था, एशिया में 594 ईसा पूर्व में चीन में हुआ था। इसके बाद ये चीजें कहाँ जाती हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था ये चीजें आपका यूरोप में जाती है 1295 में, जहां पे मार्को पोलो क्या करता है, चीन से यात्रा करता है और अपने साथ क्या करता है, ये जो छपाई या मुद्रण का जो भी कार्य था उसके कुछ तकनीकों को वो क्या करता है अपने साथ इटली लेके जाता है, और वहां पे अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के क्या करता है वो छपाई का कार्य स्टार्ट कर देता है। यानी यूरोप में छपाई का कह सकता हूँ जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो याद रखिएगा मार्को पोलो को। तो इस प्रकार से चीजें धीरे धीरे और भी जगहों पे फैलने लगती है यूरोप में, और फिर बाद में यूरोप के अंदर कह सकता हूँ एक प्रकार से छपाई का कार्य स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपने देखा था एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के पिता जो है वो एक प्रकार के व्यापारी थे, और हुआ क्या कि जब ये छोटे थे तो ये कह सकता हूँ एक प्रकार से इनके घर पे जो तेल पेरने वाली मशीन होती है वो चीजें थी, तो ये बार बार उन चीजों को देखते थे, यानी इनको मशीनों से पहले ही लगाव था, ये मशीनों को पहले बचपन से ही देखते आते थे। इसके बाद उन्होंने पत्थरों पर खुदाई करने का, या कह सकता हूँ जो शीशे होते हैं उस पर कढ़ाई करने में
कह सकता हूँ वो काफी निपुण थे, उन्होंने उस पे कह सकता हूँ एक प्रकार से महारत हासिल कर रखी थी। तो जो बच्चा ये सारी चीजें कर रहा, आने वाले टाइम में वो नई नई चीजों को करेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की कह सकता हूँ संदेह नहीं है। तो जब वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद कह सकता हूँ एक प्रकार से वो एक मशीन का आविष्कार करते हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस था। तो यानी कि उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की कह सकता हूँ प्रिंटिंग की के लिए मशीनों की स्थापना की थी, आविष्कार किया था। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, वहां पे कौन करता है, गुटेनबर्ग करता है, और गुटेनबर्ग प्रेस वही सारी चीजें होती हैं। फिर धीरे धीरे छपाई होने लगती है यूरोप में। लोग क्या होते हैं, छपाई से काफी ज्यादा कह सकता हूँ प्रभावित होते हैं, और उसमें चीजें क्या होती हैं, जैसे कविताएं, किस्सों, कहानियों की मदद से, जो उस टाइम मैंने बताया था कि यूरोप के अंदर एक प्रकार से जो चर्च है, चर्च का प्रभाव ज्यादा होता था। चर्च में उपस्थित जो भी लोग थे वो बाइबिल, हाँ एक चीज और मैंने बताना भूल गया कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था बाइबिल। तो याद रखिए जो चर्च होता था वो बाइबिल के अंदर उपस्थित जो भी चीजें थी, जो भी नियम था, उसका वो लोगों के ऊपर उसके हिसाब से शोषण करता था। जबकि बाइबिल में इस प्रकार की चीजें नहीं थी, लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता था, वो पढ़ नहीं सकते थे, इसीलिए उनको वो बहकाते थे, उनका कह सकता हूँ अत्याचार उनके ऊपर करते थे। लेकिन बाद में जब चीजें फैलने लगी, छपाई होने लगी, लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, तो उनको बाद में समझ में आया कि किस प्रकार से चर्च उनके ऊपर हावी हो रहा, किस प्रकार से जो राजशाही शासन है उन पे हावी हो रहा। तो धीरे धीरे वहां पे वो लोग चर्च का विरोध करने लगते हैं। क्यों? तो एक प्रकार से आप ये भी देख रहे हो कि मुद्रण का जो है उसमें किस प्रकार से रोल रहा है, क्योंकि अगर छपाई का कार्य नहीं होता तो लोगों के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं आती। एक और चीज मैंने बताया था कि जो मुद्रण होती है, जो प्रिंटिंग का काम होता है, इसकी मदद से राष्ट्रवादी भावना जो होती है वो लोगों के अंदर एक प्रकार से अच्छे से फैलती है। ये चीजें आपने देखा था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, इसका प्रभाव क्या पड़ा आपने देखा, मैंने बताया कि इसी की वजह से क्या हुआ कि चर्च का विरोध हुआ, राजशाही शासन का विरोध हुआ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। चीजें इसमें मैंने कई सारी बताई हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो जाकर के आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाला यानी पिछला वीडियो, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर अब क्या करते हैं, इस चैप्टर में जो भी चीजें बची हैं मैं आपको एक एक करके पहले समझाऊंगा, फिर जो लिखा होगा मैं उसको पढ़ के बताऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में देख रहा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ये PYQs है, आपको ध्यान देना है। तो क्या पूछा है इसमें ध्यान से देखिएगा। बोल रहा हमसे कि क्या कह रहा कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। क्या है मतलब, इसका ध्यान से सुनिएगा। मुद्रण संस्कृति से क्या होगा, निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय का उदय होगा। मतलब ज्ञानोदय का मतलब क्या होता है, ज्ञान का उदय, यानी कि एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के पहले जो यूरोप था उसके अंदर राजशाही शासन था, राजा का शासन हुआ करता था, जैसा कि आपने कह सकता हूं पहले और दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। मुद्रण के कारण क्या होता है कि चीजें छपने लगती हैं, लोग धीरे धीरे पढ़े लिखे होने लगते हैं। और याद रखिए जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वहां पे अगर उनके साथ गलत हो रहा, उनका कोई शोषण कर रहा, तो उन लोगों को पता जरूर चलेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, एक कह सकता हूं विवेकशील समाज का निर्माण होता है। तो होता क्या, बोला कि 18वीं सदी में क्यों ऐसा लगता था कि निरंकुशवाद का अंत होगा। निरंकुशवाद का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा है कि जो राजा हो, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, किसी भी प्रकार का रोक ना हो, उसको हम लोग निरंकुश राजा और उसकी व्यवस्था को निरंकुशवाद कहते हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग हो गए, मुद्रण के कारण, मुद्रण प्रिंटिंग का काम जब होने लगा, लोग पढ़े लिखे विवेकशील होने लगे, साक्षरता दर आपकी बढ़ने लगी, तो होता क्या है वहां पे, वो लोग राजा का विरोध करते हैं। और जब राजा का विरोध करेंगे तो राजशाही पूरी तरीके से हट जाएगा और वहां पे प्रजातंत्र आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, निरंकुशवाद का क्या होगा, अंत होगा, क्योंकि राजा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ज्ञानोदय का उदय मतलब लोगों के अंदर ज्ञान आएगा और लोग पढ़ेंगे, तो जो समाज होगा वो पढ़ा लिखा समाज होगा, विवेकशील समाज होगा। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई, मैं आपको उसको थोड़ा सा बता दे रहा। मैं क्या बता रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ी सी चीजों को यहाँ पे लिख दे रहा, बाकी फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने बोला कि 17वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो यूरोप के लोग होते हैं, जो आपके कौन यूरोप के लोग होंगे, वो क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, उनकी साक्षरता दर क्या होगी, बढ़ने लगेगी। यानी कि जो साक्षरता दर है वो बढ़ने लगती है, साक्षरता
जो होगी वो क्या होगी, ये एरो ऊपर है, इसका मतलब इंक्रीज होने लगती है। तो जब इंक्रीज होगी तो यूरोप में क्या होगा कि कह सकता है एक विवेकपूर्ण कह सकता हूं कि पढ़े लिखे समाज की स्थापना होगी। तो साक्षरता ज्यादा हो जाएगी तो इससे क्या होगी, कह सकता है एक प्रकार का विवेकपूर्ण समाज की स्थापना होगी। इस तरीके से समाज की स्थापना होगी, समाज की स्थापना। और जब समाज की स्थापना इस प्रकार की हो जाएगी, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो वहां पे जो राजशाही शासन है वो क्या करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे। किसका, राजशाही शासन का, या कह सकता हूं निरंकुशवाद का। तो राजशाही शासन जो होगा, राजशाही शासन, इसको ये क्या करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इसको ये कह सकता हूं कि पूरी तरीके से नष्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जो उस टाइम के राजा हैं, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, उन्हीं से टैक्स लेते हैं और उन्हीं के ऊपर अत्याचार करते हैं, और वो जो पैसे होते हैं वो उनका उपयोग खुद के लिए करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है। और यहाँ पे क्यों ये चीजें क्यों होती है, साक्षरता के लिए होता ये है कि किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में छपने लगती हैं, यानी कि जो छपाई का कार्य है वो कह सकता हूँ एक प्रकार से पूरी तरीके से बढ़ जाती है। और क्या होता है इसके अलावा, साक्षरता के लिए और क्या चीजें की जाती हैं, तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति थे, जो विक्रेता थे, कौन, बुक की, यानी कि जो छपाई का होने के बाद किताबों को बेचते थे, वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के, एक जगह से दूसरे जगह जाके करते क्या है, किताबों को बेचते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि गांव में जो स्कूल होते हैं या गांव में लोग आते हैं कि कपड़ों को बेचते हैं, सॉरी स्कूलों में तो कपड़ों को नहीं बेचते हैं, मैं बता रहा, गांव में लोग कपड़ों को जिस प्रकार से आजकल बेचते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे क्या हुआ कि जो लोग थे, जो विक्रेता थे, वो जाते थे गांव में और किताबों को क्या करते थे, बेचते थे। तो यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ कि गांवों में जाकर किताबों को बेचना, गांवों में जाकर कह सकता हूँ किताबों को बेचना। इससे क्या होगा, लोग किताबों को खरीदेंगे और लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। किताबों को बेचना, इस तरीके की चीजें उस टाइम होने लगी थी। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये कह सकता हूं कि साक्षरता आपकी वहां पे बढ़ जाती है। और ऐसा क्या होता है, तो याद रखिए इंग्लैंड में कह सकता हूं एक आपने देखा होगा पॉकेट डिक्शनरी, जो छोटी सी बुक होती है, यानी कि जिसको आप जेब में भी रख सकते हो। जैसा कि क्या आपने देखा होगा उसके अंदर कई प्रकार के मीनिंग्स होती है, इस प्रकार की चीजें होती हैं, वो क्या होती है, डेवलप होने लगती है। तो कहाँ होती है ये सारी चीजें, इंग्लैंड में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कहां पे, तो याद रखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा, कलर चेंज करके आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट एक मिनट। हाँ, इंग्लैंड में क्या होता है, एक छोटी सी बुक होती है इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चैप बुक्स, और इसको हम चैप बुक्स कहते हैं। अब याद रखिए ये छोटी सी बुक होती थी, इसको जो बेचता था उसको हम क्या कहते थे, चैप मैन के नाम से जानते थे। ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसकी वजह से यूरोप क्या हुआ, साक्षर होना स्टार्ट हुआ। तो ये चीजें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा आगे, मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने बताया कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत होगा और ज्ञानोदय का उदय होगा। ज्ञानोदय किस प्रकार से फैला, क्योंकि यूरोप में 17वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के स्टार्टिंग में लोग क्या होते हैं, कह सकता हूं एक प्रकार से शिक्षित होने लगते हैं, साक्षर होने लगते हैं। याद रखिएगा कि कुछ दिनों बाद यही साक्षरता दर एक प्रकार से कह सकता हूं कि 60 से 70% पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रिंटिंग का, मुद्रण का किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ रहा। तो ये चीजें आपने देखा। अब लोग पढ़े लिखे होंगे तो उससे क्या होगा, तो आपको पता है कि उससे क्या होगा, विवेकपूर्ण समाज का स्थापना होगा। जो लोग होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, जो व्यक्ति होंगे वहां के वो विवेकशील होंगे, नए नए चीजों को सोचेंगे, नए नए आविष्कारों को करेंगे, नए नए प्रकार के कार्यों को करेंगे। और जो राजा वहां पे होते थे, जो उनके कह सकता हूं एक प्रकार से शासन करते थे, जो उनकी कह सकता हूं अधिकारों का हनन करते थे, शोषण करते थे, उनको पूरी तरीके से लोगों को समझ में आ जाएगा और वो उसका क्या करेंगे, क्रांति के द्वारा अंत करेंगे, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है। इसके बाद साक्षरता बढ़ाने के लिए क्या होती है, छपाई होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा बुक्स बनेंगी, तो लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के इन चीजों को सेल करना, बुकों को स्टार्ट कर देते हैं। उसमें क्या होती है, कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, इतिहास के बारे में उनका लिखा होता है। और इसी तरीके मैंने बताया कि इंग्लैंड में चैप बुक्स करके, यानी कि चैप बुक्स क्या है, एक छोटी सी डिक्शनरी मान सकते हो,
वो होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, लोग उसको भी पढ़ते हैं और जो बेचता है उसको उसको हम लोग यहाँ पे चैपमैन का नाम बद देते हैं। इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। और एक तरीका और मैं बता दूं कि जो फ्रांस है, फ्रांस के अंदर आपने देखा कि 1789 के अंदर क्रांति होती है, तो वहां पे भी कह सकता हूं एक प्रकार से जो क्रांति में एक अगर मैं बात करूं मुद्रण का क्या रोल रहा, तो याद रखिएगा मुद्रण की वजह से ही क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि जो छपाई का काम हुआ उससे बुक्स छपी, अलग अलग प्रकार के साहित्य के हिसाब से रचनाएं हुई, राष्ट्रगान का निर्माण हुआ, लोग क्या हुए, ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हुई, क्योंकि ये छपाई के माध्यम से हुआ। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, लोग उसको पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी क्रांति की भावना आती है। यानी इसका जो आंसर होगा, आप उससे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मुद्रण का फ्रांसीसी क्रांति से क्या संबंध है, तो आप जो इसके अंदर होगा उसमें थोड़ी सी चीजें फ्रांसीसी क्रांति को जोड़ते हुए लिख देंगे तो ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चीजें इस तरीके से मैंने बना दी। अब यही क्या है, एक्सप्लेन आगे आपको की हुई मिल जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा, क्या बोला, यह भी जानो, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, दुनिया के जालिमों अब तुम हिल जाओ, अब हिलोगे तुम। इसका मतलब क्या है, जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हो गए, अब वो क्या करेंगे, जालिमों का यहाँ पे किससे संबंध है, तो जो राजशाही शासन है उससे यहाँ पे संबंध है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, मैं आगे यहाँ पे पढ़ के आपको सारी चीजें बता देता हूँ। क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ पे ये बोल रहा कि कह सकता हूं कि 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए क्या होगा, प्रगति और फिर क्या होगा, ज्ञानोदय होता है। यानी कि लोगों को ये पता चल गया था, लोगों को ये लग चुका था कि अगर सारे लोग चीजों को पढ़ेंगे, पढ़े लिखे जब होंगे तो उससे क्या होगा कि एक प्रकार से जो लोगों के अंदर विकास होगा, और कह सकता हूँ ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का मतलब ज्ञान का उदय होगा। लोग कैसे होंगे, नॉलेजेबल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जिससे वो नई चीजों को सोचने में उनको कैसा, वो नई चीजों को सोच सकते हैं इजिली। तो ये चीजें आपको पता चल गई। आगे क्या बोला है, कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें क्या कर सकती हैं, तो याद रखिए वो उनका मानना था कि किताबें आपकी दुनिया को बदल सकती हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ना पढ़ा लिखा हुआ इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान में कितना डिफरेंस होता है। तो वही है कि अगर किताबें नहीं होती, मुद्रण का कार्य नहीं हुआ होता, तो आज इस दुनिया में जितने भी मतलब कह सकता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, इस दुनिया में उपस्थित जितने भी लोग नए नए चीजों को सोच पाते हैं, उनका जो थॉट डेवलप हो पाता है, ये नहीं हुआ होता उतना जितना कि आज लोग पढ़े लिखे होने के बाद हो जाते हैं। तो अगर ये एक बार आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये दुनिया में लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो किस प्रकार की चीजें हो ही रही होती। तो वही आपको यहाँ पे बता रहा, ये बोला कि दुनिया बदल सकती है कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राज सत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर एक ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। यानी कि ये क्या करेंगी, ये कह सकता हूँ राजशाही सत्ता को, जो शासन है उसको पूरी तरीके से खत्म करने में भी मदद करेगी, साथ में निरंकुशवाद को भी खत्म करेगी, जैसा कि मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे क्या बोल रहा कि 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार थे, इनका नाम याद रखिएगा, कहाँ के थे, पूछ सकता है किस देश के थे, तो याद है इनका नाम है मार्सिये। क्या नाम है इनका, मार्सिये। इन्होंने, ये फ्रांस के रहने वाले थे, बोल रहा कि इन्होंने घोषणा क्या की थी, और एक इन्होंने कह सकता हूँ एक प्रकार से स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो कहते हैं कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। जनमत की आंधी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको बता रहा, जनमत का मतलब लोग पढ़े लिखे जब होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ एकता बना करके रहेंगे। जनमत का मतलब अपने मत को लोगों के द्वारा रखा जाना, जनमत का मतलब यही होता है। तो जब लोग अपने थॉट्स को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि उनके लिए क्या चीजें गलत हैं और क्या उनके लिए सही है। तो उनका यही मानना था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, फ्रांस के थे वो, जिनका नाम आप मार्सिये के नाम से याद रखिए। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं कि अगर लोग जब ये जो छापा खाना है यानी कि जो प्रिंटिंग का काम है, एक प्रकार से प्रकृति जो है, हमारा नेचर है, उसका एक प्रकार से कह सकता हूँ बहुत विशेष औजार है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, निरंकुशवाद को खत्म कर देंगे। वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। स्टेटमेंट याद रखिएगा, कहाँ की थी, फ्रांस के, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे क्या बोला, ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद का जो बेस है उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये पुस्तकें क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये याद रखिएगा। बोला छापे खाने की भूमिका के बारे में मार्सिये क्या कहते हैं, एक और ये भी एक और स्टेटमेंट है,
बोला कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, लेखक की कलम जोर के आगे तुम हिल जाओगे। इसका मतलब कि अगर जब ये लोग जो लेखक होंगे, जो लिखने वाले लोग होंगे, जो प्रिंट करने वाले होंगे, जो छापने वाले होंगे, जो चीजों को बताने वाले होंगे, जब वो निरंकुशवाद का कह सकता है एक प्रकार से जो पर्दा है वो लोगों के सामने हटा करके लाएंगे कि निरंकुशवाद आपको आपके ऊपर किस प्रकार से कह सकता हूं निरंकुश का कार्य किया जा रहा है, राजशाही सत्ता आपके ऊपर किस प्रकार से हावी है, तो वो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर ज्ञान का उदय होगा और निरंकुश पूरे तरीके से निरंकुशवाद खत्म हो जाएगा। ये चीजें आपके यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, मैंने पीछे समझा दिया है, जो बस नाम यहाँ पे नया था, आप इनके स्टेटमेंट इनके नाम को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे क्या बोल रहा, एक और क्वेश्चन आ गया कि 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ। 1857 में पुस्तक छापने के लिए कहाँ प्रेस स्थापित की गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा। मैं एक एक करके इनको समझा देता हूँ, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 19वीं सदी में होता क्या है कि 19वीं सदी के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या थी वो पूरी तरीके से बढ़ जाती है। यहाँ पे लोग कैसे होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, इस तरीके की चीजें होने लगती है। होता क्या है, यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं कि पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो भी कह सकता हूँ अलग अलग प्रकार के साहित्य को लिखने लगती हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति आते हैं जो क्या करते हैं अपने देश के अंदर एक प्रकार से पुरानी प्रथाओं को खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि नए नए कह सकते हो लेखों को लिखते हैं, लोगों को बताते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए होती है, तो यही हमें यहाँ पे याद रखना है। आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जस्ट एक मिनट रुक जाइए, मैं समझा देता हूँ फिर। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर क्या होगा या फिर इसको हम किस प्रकार से देखते हैं, आइए यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 19वीं सदी के अंत तक प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य हो गया था। प्राथमिक शिक्षा मतलब जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है ये क्या थी, वहां पे नेसेसरी हो चुकी थी। कहाँ पे, 19वीं सदी में यूरोप के अंदर, कि सारे लोगों को पढ़ना आवश्यक है, सारे लोगों को कह सकता हूँ जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो ये अनिवार्य था कि सारे लोगों को पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं थी वो भी पाठक के रूप में हो गई थी, यानी कि पढ़ने लिखने लगी थी, साथ में लेखकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो महिला है वो अब क्या करेंगी, पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी, साथ में कह सकता हूँ एक प्रकार से लिखने का भी काम कर रही थी, साहित्य लिखने का भी काम कर रही थी। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि महिलाएं भी क्या हुई, साहित्य का या लिखने उखने का काम स्टार्ट कर चुकी थी। बोला महिलाओं के विकास के लिए पेनी मैगजीस पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महिलाओं के कह सकता हूं एक प्रकार से विकास के लिए कौन सी पत्रिका या कौन सी पत्रिका का यहाँ पे संपादन होता था। तो पेनी मैगजीस, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं चीजों को पीछे लिख दूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक बार इस चीजों को पढ़ लीजिए। तो क्या बोला, 19वीं शताब्दी के अंत तक प्राथमिक शिक्षाओं को अनिवार्य हो गया था, महिला पाठक एवं लेखकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। साथ में बोला कि इनके विकास के लिए एक प्रकार की पत्रिका छापी जाती थी जिसका नाम है पेनी मैगजीस। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है अगला पॉइंट कि मुद्रण प्रणाली ने समाज के मजदूरों को, निम्न वर्ग के लोगों को और भी जो छोटे काम करने वाले यानी कि जो व्यापारी लोग थे, जो भी निम्न वर्ग के काम करने वाले थे, सबको क्या किया, इसने शिक्षित किया। कौन, मुद्रण प्रणाली। अगर ये नहीं आई होती, प्रिंटिंग वाला कार्य नहीं हुआ होता तो लोग पढ़े लिखे नहीं हो पाते। स्टार्टिंग में चीजें काफी महंगी मिलती थी, जब वुडन ब्लॉक की हेल्प से होता था, चीजों को ज्यादा कढ़ाई करने में टाइम लगता था, तो और वहां पे छपाई भी कम हो पाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा नहीं है, जैसे ही मशीन आ जाती है छपाई ज्यादा होने लगती है, लोग जितने भी लोग थे वो सारे लोग पढ़े लिखे यानी कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सारे लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे क्या बोला कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोला कि जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने क्या किया, किसानों की लोक कथाएं 1812 में प्रकाशित की। यानी कि कौन है, तो याद रखिए जर्मनी में दो ग्रिम बंधु के नाम से व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं, किसानों की जो कथाएं होती है, जो लोक कथाएं होती हैं, उनको कब प्रकाशित करते हैं,
तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए ये कब करते हैं, तो याद रखिए 1812 में। किसको करते हैं, किसके लिए, तो किसानों के लिए करते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे क्या बोला, 1857 में बाल पुस्तकों यानी जो बच्चों के लिए पुस्तकें होती हैं वो भी धीरे धीरे छपना स्टार्ट हो जाती है। तो कहाँ पे छपती है, तो फ्रांस में। ये चीजें आपको ध्यान देना है। 1812 में जर्मनी के अंदर ग्रिम बंधु करके व्यक्ति थे, इन्होंने किसानों के लिए लोक कथाएं यानी कि जो किसान लोग हैं उनके लिए ये लोक कथाओं का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कह सकता हूं 1857 में बाल पुस्तकें जो होती है वो फ्रांस के अंदर छपना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोला, 19वीं शताब्दी के मध्य में न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, रिचर्ड एम होम। ये आपको ध्यान देना है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, एक प्रकार का कह सकता हूं कि अलग, जो कि कैसा था, बेलनाकार यानी सिलेंडर टाइप का था। इस प्रकार के प्रेस का निर्माण करेंगे जो क्या करते, 1 घंटे में 8000 प्रतियों को छाप देते। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जहां वुडन ब्लॉक के हेल्प से कह सकता हूं एक प्रकार से धीरे धीरे छपाई होती थी, अब यहाँ पे 1 घंटे में जब 8000 प्रतियां मतलब कि 8000 अलग अलग प्रकार के पेजों की छपाई होगी तो चीजें कितनी ज्यादा तेजी से कह सकता हूं निर्मित होने लगेंगी, बुक जो है कितनी ज्यादा तेजी से बनने लगेंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन है, रिचर्ड एम होम, जो कहाँ के रहने वाले हैं, कह सकता हूँ न्यूयॉर्क के। और 1 घंटे में ये कितना, लगभग 8000। तो ये आपको नंबर तो नहीं पूछेगा कितनी प्रतियां, बस आपसे ये नाम याद रखना है कहाँ के, ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला 19वीं सदी के अंत में बोला कि ऑफसेट प्रेस विकसित हुआ, इसका नाम याद रखिएगा, जो एक साथ 6 रंगों में छपाई कर सकते थे। तो पूछ सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी प्रेस थी जो 6 रंगों में छपाई कर सकते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑफसेट प्रेस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान दीजिएगा। मुद्रण संस्कृति में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में कह सकता हूँ यूरोप के अंदर जो है हर लोगों को पढ़ना अनिवार्य हो चुका था। जो महिलाएं थी वो पढ़ती भी थी, साथ में लेखन का भी कार्य करना स्टार्ट कर चुकी थी। साथ में महिलाओं के विकास के लिए पेनी मैगजीन्स नाम की पत्रिका का प्रकाशन होता था। आगे बोला कि मुद्रण प्रणाली क्या करती है, ये मजदूरों को, किसानों को, जो भी छोटे लोग थे उनको ये एक प्रकार से कह सकता हूँ कि पढ़ने के लिए लोक कथाओं इन लोगों को भी वो पढ़ने के लिए मदद करती है, वो फिर कह सकते हैं लोग उसके माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1812 में किसानों के लिए कुछ लोक कथाओं का निर्माण होता है, जो कि जर्मनी की व्यक्ति थे जिनका नाम था ग्रिम स्मिथ, ये लोग करते हैं। इसके बाद 1857 में फ्रांस में जो प्रेस होते हैं, जो छापने वाली जगह होती है, वहां पे बाल पुस्तकों का भी निर्माण होता है। इसके बाद एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है, रिचर्ड एम होम। तो ये क्या करते हैं, ये एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो क्या करती है, 1 घंटे में 8000 प्रतियां छाप सकती है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। आगे देखिए क्या है आपका, इसी के अंतर्गत क्या बोला कि मुद्रण प्रणाली युग से पहले की पांडुलिपियां, ये क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट जस्ट रुक जाइए, ये सब बिगाड़ दिया। हाँ, तो आइए यहाँ पे देखते हैं ये क्या आपके लिए हेडिंग है। बोल रहा कि मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों, यानी कि पांडुलिपि आपकी क्या होती है, तो याद रखिए ताड़ के पत्तों पर, इन सारी चीजों पर जब हाथों से लिखाई कर दी जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। तो क्या होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले जब भारत के अंदर कह सकता हूँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो होता क्या था कि जो हाथ से लिखी हुई चीजें किस पे, ताड़ के पत्तों पे, इन सारी चीजों पे जो होती थी, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते थे। तो क्या है आइए यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि भारत में प्रेस किस प्रकार से आता है, भारत में ये छपाई का काम किस प्रकार से होता है। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, मुद्रण में कह सकता हूँ पांडुलिपि का इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बोला कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और अलग अलग प्रकार की जो लैंग्वेज होती हैं, इनको हाथों से जब लिखा जाता है तो किस पे, याद रखिएगा पांडुलिपियों पे। और ये क्या होती हैं, याद रखिएगा ये एक प्रकार से ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। तो यही यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि पांडुलिपि ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागजों पर क्या होता था, बनाई जाती थी। और इसमें क्या होती है कि अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज में
सारी चीजों को लिखा जाता है। और ये आज से नहीं, भारत में बहुत प्राचीन समय से इस प्रकार का कार्य होता था। तो ये आपको ध्यान देना है। बोला कि लेकिन ये क्या होंगी, ये नाजुक होंगी, यानी कि कमजोर होती हैं, कि जल्दी से अगर कह सकता हूँ इस पे ज्यादा टाइट तरीके से लिख दिया जाए तो ये पांडुलिपियां जो है वो पूरी तरीके से फट सकती है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पत्ते होंगे वो कितने ही मजबूत होते हैं, या हाथ से बने कागज कितने मजबूत होते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या बोला कि भारत में प्रेस का आगमन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि भारत में प्रेस का आगमन, मैं इस चीज को बताता हूँ कि भारत में प्रेस का आगमन किस प्रकार से हुआ, या भारत में प्रिंटिंग की स्टार्टिंग किस प्रकार से हुई थी। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय आए थे वो आए थे पुर्तगाली। तो पुर्तगाल में उस टाइम क्या था, या यूरोप में उस टाइम जो ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, तो लोग क्या करते हैं, जो पुर्तगाली भारत आए थे तो उनका मानना था कि अगर हम यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करेंगे, चीजों को छापेंगे, तो जब लोग उसको पढ़ेंगे तो ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित होंगे, और जब वो आकर्षित होंगे तो ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो ज्यादा तेजी से होगा। तो भारत के अंदर जो कह सकता हूँ एक प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। वो जो पुर्तगाली थे, जो यूरोपी थे, वो खुद के लिए ही किए थे, यानी कि अपने ही कह सकता हूँ स्वार्थ के से क्या किए थे, उन्होंने कह सकता हूँ एक प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस की भारत में स्थापना की थी। और याद रखिएगा एक डेट, 1556 में सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। तो यही चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो भी कहाँ पे, गोवा में। और इसके बाद धीरे धीरे चीजें प्रकाशित होना स्टार्ट हो जाती है, लोग अलग अलग प्रकार से छपाई का कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। बोला कि प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में, 16वीं सदी का मतलब जो 1500 चलेगा उसको यहाँ पे 16वीं सदी के नाम से बता रहा है। 16वीं सदी में भारत के कहा, गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ हुआ था। मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। आगे क्या बोला कि जेसुइट, यानी कि जो चर्च के कह सकते हैं, जिन चर्च के अंदर आपने जो सुना होगा कि चर्च में हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से पुजारी होते हैं, वैसे वहीं पे जो कह सकता हूँ चर्च के अंदर जो भी लोग पूजा करते हैं उन्हीं को यहाँ पे जेसुइट बोल रहा। तो बोला कि जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, और बोला कि कई सारी पुस्तिकाओं को छापी, यानी कि चर्च के अंदर कार्य करने वाले जो भी एक प्रकार से पुजारी या जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, कोंकणी जो लैंग्वेज है हमारे भारत की उसको सीखते हैं, और उसी में क्या करते हैं, इस प्रेस की हेल्प से किताबों को छापना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला कि 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप जाती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से इन चीजों का विकास हो रहा है भारत के अंदर। आगे बोला कि कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल पुस्तक छापी थी। तो याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो पुर्तगाली है वो सबसे पहले किस भाषा में, कौन सी किस भाषा में किताबों को छापे थे। तो आंसर हो जाएगा तमिल। और कोचीन क्या है, एक आप प्रकार एक यहाँ पे क्या है, जगह का नाम है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। और बोला कि 1713 में पहली मलयालम पुस्तक भी आई थी। तो पहले कौन सी आई थी, तो याद रखिएगा तमिल, उसके बाद क्या आती है, मलयालम की। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या है यहाँ पे, आगे बोला कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये कौन है, ये भारत में कह सकता हूँ एक प्रकार से पत्रिकाओं का संपादन करने वाले एक कह सकता हूँ बहुत ही महान व्यक्ति हैं, जो कि कह सकता हूँ एक प्रकार से थे तो ब्रिटिशर्स, लेकिन ये भारत के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं योगदान इन्होंने बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि ये ब्रिटेन के खिलाफ होकर के क्या करते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा देते हैं। बाद में इनके ऊपर क्या होता है, ब्रिटेन वाले मुकदमा कर देते हैं, यानी ये थे ब्रिटिशर्स लेकिन बाद में इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं, मैं आपको समझा दे रहा। तो क्या है कि बोला कि ब्रिटिश संपादक, यानी कि ब्रिटेन में छपाई का काम करते थे, इन्होंने क्या किया था, 1780 में एक पहली पत्रिका छापे थे जिसका नाम क्या था, तो बंगाल गजटे, ये इसका नाम है। और ये कैसी होती थी, ये अंग्रेजी में होती है। इसमें लिखा क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उस टाइम जो लोग दास होते थे, दास का मतलब जो लोग गुलाम हुआ करते थे, जो जेलों में जाकर के बंद होते थे, उनके बीच और अधिकारियों के बीच जो बातें होती थी, ये उसी पत्रिका में लिख करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। तो वही चीजें ये करते हैं। तो इनकी प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका, नाम याद रखिएगा, बंगाल गजटे, ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपसे पूछा जाएगा। और इनका अगर योगदान पूछेगा तो यही चीजें आपको लिख देनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि इस पत्रिका में मैंने आपको बताया कि क्या लिखा होगा, तो बोला कि दासों की बिक्री तथा अंग्रेज अधिकारियों के बीच जो बातचीत होती है वही यहाँ पे लिखा गया। मैंने बोला ना कि जो ब्रिटेन वाले इनसे गुस्सा हो जाते हैं और
क्या करते हैं, जेम्स हिक्की पर मुकदमा कर देते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोल रहा, ये आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें फैक्ट्स है, आपको ये चीजें याद रखनी है। बोला कि 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश व हिंदुस्तानी पत्रिकाएं क्या होती हैं, धीरे धीरे छपना स्टार्ट हो जाती है। और व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। इन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार पत्रिका छापी थी जिसका नाम था बंगाल गजट। इन्होंने जो लिखा था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इन्होंने बंगाल गजटे का संपादन किया था, जबकि भारतीय जो थे गंगाधर भट्टाचार्य वो क्या करते हैं, बंगाल गजट का संपादन करते हैं। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, आगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि भारत में मुद्रण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रस्तुत हुआ। तो ये चीज जो आप मैंने अभी पीछे बताया, जेम्स हिक्की और भारत में पुर्तगाली, आप उन चीजों को ये पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, ये आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। बाकी इन चीजों को मैं अभी आगे आपको समझा देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेस और धार्मिक सुधार, वो मैंने जो आपको बताया ना वहां पे जेम्स ऑगस्टस हिक्की और साथ में भारत में प्रेस का आगमन, वो जो है उसके लिए क्वेश्चन यही था आपका। कहाँ गया, हाँ ये पहला वाला क्वेश्चन है। तो आप इसके अंदर वही आंसर लिख दीजिएगा। आगे क्या है, ये हम देखेंगे कि भारत में प्रेस के माध्यम से, प्रिंटिंग के माध्यम से किस प्रकार से धार्मिक सुधार होते हैं। यानी कि कह सकता हूँ भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म है और धर्मों के अंदर कह सकता हूँ एक दूसरे का विरोध है। तो ये पत्रिकाएं किस प्रकार की चीजें उनमें करती हैं, कैसे उसके अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी धर्म है, किस प्रकार से ये उसमें सुधार होते हैं प्रिंटिंग के माध्यम से। क्योंकि जब चीजें छपेंगी तो लोग पढ़ेंगे, तो उनके अंदर की जो भावनाएं वो पूरी तरीके से बदलने लगेंगी। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो आइए यहाँ पे हम इन चीजों को देख लेते हैं। क्या बोला, 19वीं सदी के शुरुआत में ही धार्मिक मुद्दों को लेकर के क्या होती है, बहस होती है। तो ये तो पहले से ही होता हुआ चला आ रहा और ये चीजें आज भी होती है। तो क्या बोला कि धर्म सुधार को, और क्या बोला कि हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर के वाद विवाद हमेशा से ही होता रहा। ये आपको पता है कि सती प्रथा, इसके अलावा कई प्रकार की प्रथाएं भारत में पहले प्रचलित थी, जिनकी वजह से कह सकता हूँ कि हमेशा धार्मिक मुद्दे हमेशा एक दूसरे के साथ उठाए जाते थे। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। आगे कुछ फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए। ये आपसे पूछता है कि राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था और कब किया था। तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया था। ये एक प्रकार की पत्रिका थी जिसमें वो कह सकता है एक प्रकार से धर्म सुधार के अंदर जो भी चीजें आती थी वो उनको लिखने या बताने का कार्य करते थे इसी पत्रिका के माध्यम से। आगे क्या बोल रहा, जिसके विरोध में रूढ़िवादियों ने अपने विचार को कौन सी पत्रिका में लिखना स्टार्ट किया। तो याद रखिए चंद्रिका, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी में जो भी चीजें लिखते थे उसके विरोध में कह सकता हूँ कि जो उनके अपोजिट पार्टी के जो भी लोग थे वो किस पत्रिका में लिखना स्टार्ट किए, किस समाचार पत्र में, तो उसका नाम है चंद्रिका। आगे क्या बोला कि 1822 में फारसी भाषा में इन्होंने कौन लिखा था, मेरा तूले अखबार को छापा था। कौन, राजा राम मोहन राय ने। तो ये आपको ध्यान देना है, ये टाइम भी याद रखना है। एक ही साल बाद इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे क्या बोला, आपको पता है कि तुलसीदास ने क्या किया था, रामचरितमानस का यहाँ पे रामचरितमानस को लिखा था, लेकिन बाद में इसका छपा हुआ जो वर्जन है यानी कि प्रिंट वर्जन जो है वो कब हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए 1810 में कलकत्ता में हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले तुलसीदास ने हाथों के द्वारा लिखा था, बाद में क्या होती है ये चीजें 1810 में छप करके सामने आते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या लिखा गया कि बोल रहा कि लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक प्रकार के, आपको पता है कि बाद में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रेस जब हुआ यानी जब प्रिंटिंग का कार्य हुआ तो चीजें धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन जब ये चीजें होने लगी तो बाद में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति थे, अलग अलग प्रकार के लोग थे, अलग अलग प्रकार की जगहें थी जहां पे धीरे धीरे किताबें छपना स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या बोल रहा, आगे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप दो वर्ड समझ लीजिए क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए। एक है उल्मा और दूसरा है क्या, फतवा। ये क्या होता है ध्यान से देख लीजिए। उल्मा का मतलब होता है कि जैसे जो लोग विद्वान होते हैं किसमें, मुस्लिम धर्म में जिनको विद्वान माना जाता है उनको यहाँ पे हम उल्मा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इस्लामी कानून एवं शरिया के विद्वान, यानी कि जो जैसे हम लोगों में जो पुजारी होते हैं वो लोग मान लीजिए कि धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं,
जिनके पास धर्म के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो हम लोग उनको पुजारी, संत, महात्मा इस प्रकार का वर्ड देते हैं, नाम देते हैं। उसी प्रकार से इस्लामी धर्म में जो लोग थे उनको हम क्या कहते हैं, तो उल्मा के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोला कि फतवा क्या होता है, तो बोला अनिश्चय और असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुक्ति के लिए क्या करते हैं, वैधानिक घोषणा करते हैं। यानी कि एक प्रकार से जो कह सकता हूँ मुस्लिम धर्म में जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उनको किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, ये जो उल्मा यानी कि जो भी व्यक्ति हैं वो अगर बताते हैं, जो विद्वान बताते हैं, तो वही क्या होता है, फतवा होता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। ये जो घोषणा होता है, ये जो कह सकता हूँ कि जो घोषणा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फतवा कहते हैं। जो कौन करता है, उल्मा करता है। ये आपको ध्यान देना है। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई है, मैं आपको बता दे रहा। बोला कि उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के क्या थे, पतन से चिंतित थे। यानी कि एक प्रकार से ये कह सकता हूँ कि उल्मा जो लोग थे, जब भारत के अंदर मुस्लिम जो लोग राजवंश चले आ रहे थे, जैसे कि कई जगह पे मुस्लिम धर्म था जिसके राजा शासन करते थे, जब वो पूरी तरीके से खत्म होने लगे तो ये जो उल्मा थे, जो विद्वान थे, जो इस्लामी धर्म कानून के विद्वान थे, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती। इसके बाद वो क्या करते हैं, प्रिंटिंग का, प्रेस का माध्यम लेते हैं और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और अलग अलग प्रकार के कह सकता हूँ लिखित ग्रंथों की स्थापना करते हैं ताकि लोग पढ़ें और उनको ये जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो भी बातें हैं उनको पूरी तरीके से पता चले। तो यही यहाँ पे लिखते हैं, क्या बोला कि 23 इस्तेमाल करते हुए 23 धर्म ग्रंथों को फारसी और उर्दू में अनुवाद किया। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। आगे क्या बोला, सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा के जीवन तरीकों को क्या बोला, इस्लामी और सिद्धांतों के ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही ऊपर वाला है, तो आप उस चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार पर महिलाओं पर पड़ने वाले दो प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप में महिलाएं धीरे धीरे पढ़ने का काम करने लगी थी। इसके अलावा कह सकता हूँ जो साहित्य को लिखने का भी काम कर रही थी। उसी प्रकार से भारत में भी कई ऐसी महिलाएं थी जो लिखने का काम करती हैं, जो कह सकते हैं कि जो नॉलेज है उनको फैलाने का काम करती हैं। और उसमें किस चीज का मदद लेंगी, तो आप याद रखिए उसमें वो मुद्रण का मदद लेती हैं। इस प्रकार की चीजें होती हैं। यहाँ पे कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कह सकता हूँ भारत में मुद्रण को फैलाने के लिए अलग अलग प्रकार का रोल निभाती है। यहाँ पे कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घरों में छुप करके चीजों को भी लिखती थी और उसी को बाद में वो जब छपा तो लोगों तक विचारों को पहुंचाया गया। तो वही चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, देखिए ध्यान से। पहले इस चीज को पढ़ लेंगे, फिर आगे उन महिलाओं, कुछ लोगों का यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक्सप्लेन किया गया है, मैं उनको बता दूंगा। क्या बोल रहा कि प्रकाशन के नए स्वरूप का विकास एवं महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग चीजों को पढ़ती थी, साथ में उसका लेखन का भी कार्य करने लगी, तो इससे लोगों पर इम्पैक्ट पड़ने लगा था। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देख लीजिए। बोला कि 19वीं शताब्दी के अंत में एक नई तरह की दृश्य संस्कृति का विकास हो रहा था। अब बोला कि राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने तस्वीरें बनाई। इसके अतिरिक्त प्रिंटिंग प्रेस के पूर्ण विकास में उपन्यास के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विधाएं भी थी और इस प्रकार की चीजें यहाँ पे लिखी जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि उपन्यास लिखे जाएंगी, कहानी लिखी जाएंगी, साथ में कविताएं लिखी जाएंगी, किस्से लिखे जाएंगे, इतिहास के बारे में लिखे जाएंगे। तो लोग जब उसको पढ़ेंगे, चित्रों का माध्यम का उपयोग करके उसमें जब चीजें लिखी हुई होगी, तो लोग जब उसको समझेंगे तो उनके अंदर एक प्रकार से राष्ट्रवादी भावना भी फैलेगी। साथ में इसमें किसका योगदान होगा, तो याद रखिए इसमें प्रिंटिंग का योगदान होता है। बिल्कुल कह सकता हूं अगर प्रिंटिंग इस नहीं होती, मुद्रण का कार्य नहीं होता, तो ये चीजें भारत में होना पॉसिबल नहीं था। तो आगे क्या बोला कि मुद्रण प्रणाली ने सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें महिलाओं को शिक्षित करने से लेकर के समाज में उच्च स्थान दिलाया। और बोला कि मुद्रण संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं का यहाँ पे आगे जिक्र किया गया है। इन लोगों को देख लीजिएगा। नाम यहाँ पे कुछ हैं और आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनके नामों को पढ़ लेते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें उनके बारे में जान लेते हैं। कौन है, पहला नाम क्या है, तो पहला नाम यहाँ पे याद रखिए, जिनका नाम है रस सुंदरी देवी। एक ऐसी महिला थी जो अपनी रसोई में छिप करके या अपने घरों में छिप करके चीजों को लिखा करती थी। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि महिलाओं का किस प्रकार से योगदान हमारे
मुद्रण में रहा है और प्रकाशन में किस प्रकार से उन्होंने हेल्प की है। तो क्या बोला कि रसोई में छिपकर पढ़ना सीखा, बाद में चलकर उन्होंने क्या लिखा, तो ये नाम याद रखिएगा, अमर जीवन नामक क्या करती हैं, ये आत्मकथा को लिखती हैं, यानी अपने बारे में। बोला कि 1876 में ये प्रकाशित हुई और यह किस भाषा में, तो ये बंगाली में हुई थी और ये पहली कह सकता हूँ आत्मकथा थी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, दूसरी जो महिला है उनका नाम है कैलाश भासिनी देवी। क्या बोला, इन्होंने 1860 के दशक में अपने अनुभवों के आधार पर लिखना शुरू किया था और जिससे क्या हुआ, लोग सीखे पढ़े, इस प्रकार की चीजें हुई। जब महिलाएं इस प्रकार की चीजों को लिखेंगी, दूसरी महिलाएं देख करके उनसे क्या इंप्रेस होंगी और वो भी पढ़ने लिखने इस प्रकार की चीजें वो भी करेंगी। आगे क्या बोला कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, ये कौन थी, तो याद रखिए ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इन्होंने कह सकता हूँ एक प्रकार से कह सकता हूँ ये जिन चीजों की रचना करती हैं उसमें जो विधवाएं थी उनकी किस प्रकार से स्थिति होती है, क्या हालत होती है, उन चीजों के बारे में इन्होंने लिखा था। तो इनका जो विषय था वो क्या था, विधवाओं के बारे में इन्होंने लिखा था कि उनके जीवन में किस प्रकार से दुख होता है, तो यही इन्होंने लिखा। तीसरी महिला ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। चौथी कौन है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने 1926 में धर्म के नाम पर महिलाओं को शिक्षा को प्राप्त करने से रोकने पर पुरुषों को अस्वीकार कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से जो पुरुष महिलाओं को पढ़ने लिखने इन सारी चीजों से रोकते थे उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया और कह सकता हूं अलग प्रकार से प्रकाशन किया और लोगों तक इन बातों को पहुंचाया। बोला कि पंजाब के राम चड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नियां बनने को सीख दी। यहाँ पे आप व्यक्तियों को भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने महिलाओं को आगे आने के लिए हेल्प की। इस प्रकार की चीजें होती हैं। यहाँ पे बोला कि मुद्रण और जातिवाद। अब यहाँ पे एक टॉपिक ऐसा आता है जहां पे हम ये देखते हैं कि जो ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का मतलब जो मुद्रण की प्रक्रिया है, ये किस प्रकार से जातिवाद को रोकने में मदद करती है। यानी कि जातिवाद फैली तो जातिवाद में क्या होता था, लोगों तक ये बातें पहुंच नहीं पाते थे। तो होता क्या है, जैसे ही अब यहाँ पे छपाई का कार्य करने लगे लोग, तो छपाई के माध्यम से क्या होगा, मान लीजिए कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, वो क्या करेगा, चीजों को छपवाएगा, उससे क्या होगी, उनकी जो भावना है, उनकी जो बातें हैं वो देश के अन्य भागों में भी पहुंचेगी और लोगों को समान अधिकार मिलने में ये मदद करेगी। तो यहीं पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा कि 19वीं सदी के अंत तक जातिवाद से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन किया जाने लगा था। बोला कि ज्योतिबा फूले ने किसका रचना किया था, तो गुलामगिरी, जो कि 1871 में आया था। और ये क्या है, जाति प्रथा का विरोध करने वाली पुस्तक थी। तो आपको ये नाम याद रखना है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। और एक कब प्रकाशित हुई, तो आंसर हो जाएगा 1871। आगे क्या बोला कि 18वीं सदी में महाराष्ट्र में कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और मद्रास में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है एवी रामास्वामी। इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तकें लिखी और या फिर पत्रिकाओं को चलाया जिसमें उन्होंने क्या किया, जाति प्रथा का विरोध किया था। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। आगे क्या बोला, कानपुर के मिल मजदूर जिनमें कौन थे, इनका नाम है काशी बाबा। इन्होंने क्या किया था, 1938 में छोटा छोटा कह सकता हूँ, यहाँ पे एक लेख लिखा था और लेख का नाम याद रखिए, छोटे और बड़े सवाल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ध्यान दीजिएगा। बोलेगा कि छोटे और बड़े सवाल को किसने लिखा था, तो इनका नाम याद रखिएगा। और कब लिखा था, 1938 में। और ये क्या करता है, ये जाति का विरोध करता है। तो ये फैक्ट्स याद रखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रण और जातिवाद के बारे में बताइए, तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी कि सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने यहाँ पे गुलामगिरी की स्थापना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा, ईवी रामास्वामी ने भी लिखा। यहाँ पे जो मतलब काशी बाबा है, ये क्या कर रहा है, 1938 में छोटे और बड़े सवाल पर, यानी कि छोटे और बड़े सवाल नामक जो है लेख लिखा, जो कि जाति शोषण का विरोध करते थे। इसके बाद 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र नामक लिखने वाले एक मजदूर ने सच्ची कविताएं नामक एक लेख के माध्यम से जाति का विरोध किया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये जाति प्रथा जो है उनको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मुद्रण ने एक प्रकार से हेल्प की थी। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, आगे है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1857 के बाद प्रेस किस प्रकार से प्रभावित हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो याद रखिएगा, मैं इसको बता दे रहा, इसका वर्नाकुलर प्रेस का मतलब ये है कि ये एक भारत का वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड
लिटन, इसने क्या किया था, भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, लोगों के अंदर प्रेस के माध्यम से जो भी विचार फैलाए जा रहे थे, उसको रोकने के लिए क्या करता है, इस एक्ट का, इस अधिनियम को पारित करता है। और इसका कह सकता हूं मेन उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करना। तो भारत में क्या, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको ये रोकना चाहता था, इसीलिए इसने क्या किया, इस प्रकार की कह सकता हूं नियम को लागू किया और लगा उनको कि अगर इस प्रकार का नियम लागू होगा तो भारत में जो प्रेस होगा वो पूरी तरीके से रुक जाएगा और लोगों तक ये जो विचार है ये नहीं पहुंच पाएगा। तो यही आपको आगे एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। क्या बोला कि 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस कैसा होता है और वहां पे वर्नाकुलर एक्ट क्या होता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1878 में। बोला भारत के तत्कालीन वायसराय कौन था, मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड लिटन। इस कानून का मकसद क्या था कि जो भारत में प्रेस छप रहे हैं, जो भी चीजें छप रही हैं उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, और इसी चीज को हम कहते हैं सेंसरशिप। तो याद रखिएगा, सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रेस पर पाबंदी लगा देना, उसको हम लोग सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों पारित हुआ 1878 में, ताकि जो भारत के अंदर जो भी देसी या फिर हमारे यहाँ का जो स्थानीय प्रेस है उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए। क्यों, क्योंकि कह सकता हूं कि ये ब्रिटिश नीतियों का क्या करते थे, आलोचना करते थे। बोला कि इस एक्ट के तहत सरकार को संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया, यानी कि लोग कह सकता हूं ऐसे ही व्यक्तियों को छापने देते थे जो ब्रिटिश नीतियों का अवहेलना, आलोचना ना करे, उन लोगों को उनका अधिकार था कि वो दे सकते हैं। बोला कि इस एक्ट के तहत सरकार को स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर नियमित रूप से नजर रखनी थी, यानी जैसे ही ये नियम लागू हुआ हम क्या करेंगे, जो भी हमारे देश के अंदर जो भी प्रेस छपाई हो रही थी, जो भी लोग छापते थे उसको वो लोग रोकने का उनको पूरी तरीके से हक मिल गया था, अधिकार मिल गया था। बोला कि अगर अखबार में प्रकाशित कोई रिपोर्ट देशद्रोही मानी जाती है तो अखबार को चेतावनी दी जाएगी, अगर चेतावनी को नजरअंदाज किया जाएगा तो अखबार को क्या होगा, जब्त कर लिया जाएगा और जो प्रिंटिंग मशीन है उसको पूरे तरीके से छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। बोला कि इस एक्ट में अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि जो भी कह सकता हूं कि एक प्रकार से जो भी पत्रिकाएं वो अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही हैं तो उनको रोकने का किसी भी प्रकार का हक उनको नहीं दिया गया था, क्योंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, ज्यादा लोगों को अंग्रेजी आती नहीं थी, तो लोग अंग्रेजी पत्रिकाओं को कम ही पढ़ते थे, इसीलिए ऐसा किया गया था। बोला इस एक्ट ने भारतीय जनता के अंदर एक बड़े वर्ग में विरोध को पैदा कर दिया। बोला कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, इसने 1881 में क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। किसको, इस ये जो एक्ट आया था 1878 में, यानी 3 साल तक चलता है। नाम याद रखिए, कौन खत्म करता है, लॉर्ड रिपन, और कौन स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था लॉर्ड लिटन। लिटन और रिपन, ये आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे एक चीज है यहाँ पे नोट में करके लिखी हुई कि वर्ष 1907 में बंगाल के पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी जेल भेज दिया गया, जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में क्या किया, अपना दुख लिखा था। तो कौन लिखा था, ये पूछेगा केसरी अखबार किसने लिखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। साथ में ये काला पानी जेल कहाँ है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। ये आपसे पूछ सकता है ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। और वो भी कहाँ, अंडमान निकोबार में जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहीं पे ये जगह है, ये आपने नाम सुना होगा, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी अखबार की पत्रिका संपादन किया, तो केसरी। साथ में आपको जितनी भी चीजें थी वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर होता है वो पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हिस्ट्री में जो भी आपका चैप्टर था मैं उसको सारी चीजों को एक एक करके अच्छे से समझा दूं। यहाँ पे आपने सारी चीजों को देखा कि राष्ट्रवाद और मुद्रण किस प्रकार से हो सकता है, भारत में मुद्रण संस्कृति किस प्रकार से फैली, महिलाओं और ये औपनिवेशिक काल, और सेंसरशिप का मतलब वही जो मैंने अभी एक्ट के बारे में बताया कि प्रेस पे किस प्रकार से पाबंदी लगा दिया गया था। अब मुद्रण संस्कृति का महत्व आपने देखा कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा धर्म शिक्षा और मुद्रण किस प्रकार से साक्षरता दर यूरोप में बढ़ती है, यहाँ पे मुद्रण का समाज पे प्रभाव, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद यूरोप में मुद्रण क्रांति, ये कल मैंने बता दिया था, और इन चीजों को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया।
अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और मैंने आपके हिस्ट्री के जितने भी 5 चैप्टर है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया। और इसमें एक और चीजें बच जाती है आपके मैपिंग का। तो जब आपका एग्जाम टाइम आएगा उससे कुछ टाइम पहले मैं आपको मैपिंग करा दूंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। और इसके बाद मैं आपका क्या स्टार्ट करने वाला, तो वो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और उसको भी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको सोशल साइंस में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है और कोई भी उनको प्रॉब्लम होगी तो वो इस वीडियो से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आप अपने साथ दूसरों की भी हेल्प करिए और इन चीजों को शेयर कीजिएगा। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।